हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस पॉसिबल डॉट आई एन की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के देखने के लिए। हमारा का जो आज का टॉपिक है दैट विल बी हैप्पीनेस पॉसिबल थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, थोड़ा सा मैं पहले ये बता देता हूँ कि ये जो हैप्पीनेस पॉसिबल का कॉन्सेप्ट है क्या, या हम लोगों की ये जो वेबसाइट है, या हम लोग बेसिकली क्या करना चाहते हैं। 99% चांसेस ये है कि भी शायद 1.5 ईयर के अंदर आई विल गेट इनटू पैसिव रिटायरमेंट ड्यू टू माई एक्टिव वर्क। मेरा हेल्थ इंश्योरेंस का काम है। तो बेसिकली कई सालों से मैं एक ब्लॉग लिखता आया हूँ, हैप्पीनेस पॉसिबल। पहले .com था, फिर कुछ सालों पहले हमने .in पे कन्वर्ट कर लिया था। इसके ऊपर मेरा अपना वैदिक विजडम के ऊपर, योगा, आपका जैसे प्राणायाम हो गया, या हमारे पास एस्ट्रोलॉजी है जिसके अंदर मैं काफ़ी इंटरेस्ट रखता था। इस टाइप के बहुत सारे जो मेरी 20-30 साल की अपनी स्टडी है, या उनके अंदर मेरा शौक रहा है, तो इनके अक्यूमुलेटेड कर करके और साथ में मेरा जो इंश्योरेंस में बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन ही है, तो हर रोज 10 नए लोगों से, और ऑलरेडी हमारे हजारों क्लाइंट्स हैं, उनसे इंटरेक्शन होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, राइट। तो उस चीज़ों का निचोड़ लगा के ये चैनल बेसिकली स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप लोगों को, किसी भी पर्सन को कभी भी आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि भी हमें किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है, तो मेरा 99% फोकस होगा कि हम लाइव डिस्कशन करें। थोड़ा सा ही चैनल के अंदर ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद लाइव डिस्कशन में वी कैन गिव प्रैक्टिकल आंसर, और उस टाइम पे बाकी लोग भी हम एक प्रैक्टिकली इंटरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फेज के ऊपर हम इसको जूम मीटिंग के अंदर लाएंगे कि हर एक हफ्ते 1 या 2 सेशन ऐसे करेंगे जिसके अंदर 4 या 5 लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से वो जूम मीटिंग के अंदर इस तरीके से हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, ताकि एक लाइव इंटरेक्शन के अंदर आपस में वैल्यू एडिशन होती है, नॉलेज शेयरिंग होती है, और लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, राइट। तो अपने ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर आते हैं, हैप्पीनेस पॉसिबल थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, इंडिया के अंदर जो, मैं यहाँ पे एक फेमिनिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेल और फीमेल, उनका जो काम करने का, सोचने का तरीका आदिकाल से बिल्कुल डिफरेंट ही रहा है, राइट। ऐसा आज के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शुरू से ऐसा आता है कि जो फीमेल्स हैं हमारे घर में, माता बहनें, वाइफ हैं, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो बेसिकली घर संभालते थे, और मेल का, पुरुष का, उनका काम होता था बाहर का काम देखना। तो एक ना हमारे डीएनए के अंदर ये चीज़ घुस चुकी है। मैक्सिमम लोग, जितना मैं जानता हूँ, समझता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, अराउंड आई विल से 90% से ज़्यादा लोग, हो सकता है 95% से ज़्यादा, जो पुरुष है, मेल है, या घर में हस्बैंड होते हैं, या हमारे पेरेंट हैं, हमारे पिताजी, तो ये, या मैं अपने खुद के बाद, हम लोगों की एक टेंडेंसी बन गई है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक अबाउट मनी, राइट। तो अ, अब इसके अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर एक कॉन्सेप्ट यह है कि भी 20-30 साल के अंदर म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, राइट। तो ऐसा एक पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसा कंसेप्ट बन गया है कि म्यूचुअल फंड सही है, बिल्कुल सही है, अपनी जगह वो सही है, लेकिन आप इक्विटी मार्केट के थ्रू ही बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तो पुराने टाइम में क्या होता था, लोग प्लॉट के अंदर या ज़मीन के अंदर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करते थे, तो या फिर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते थे। तो हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस है, उसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं दूंगा, मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूँ, सिर्फ अपनी एजुकेशन से शेयर कर रहा हूँ, कोई किसी तरीके की पर्टिकुलर एडवाइस नहीं है, राइट। तो हमारी बेसिकली, जब भी कोई पर्सन, सपोज कर लो, पहले 10-20-25 साल उसने पढ़ाई में लगाई, उसके बाद वो कहीं ना कहीं पर्सन नौकरी कर रहा है, या माँ बाप के साथ किसी बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है, या उसके पेरेंट उसको कोई ना कोई दुकान खोल दी, या कोई फैक्ट्री वगैरह लगा दी। नॉर्मली इसी तरीके के लोगों का काम रहता है, कुछ लोग सरकारी नौकरी में चले जाते हैं। तो जब ये अब सपोज कर लो 22-23 साल की उम्र में किसी पर्सन के ग्रेजुएशन के बाद या इंजीनियरिंग के बाद उसकी नौकरी लग जाती है, तो इससे पहले जो उसकी, जब से वो पैदा हुए तब से लेकर अब तक जो उसकी नॉलेज लेवल है, वो कब कहाँ है, जो उसने घर पे सीखा है, या थोड़ा बहुत इंटरनेट के ऊपर, या पुराने टाइम में हम न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह पे जाके देखते थे। तो हर एक पर्सन की एक सोच बन जाती है, एक स्किल सेट डेवलप हो जाता है। वो हमें ऐसा समझ आता है कि भी जब एक पर्सन नौकरी पे लगता है, तो ज़्यादातर उसको लाइफ इंश्योरेंस का नहीं पता होता, म्यूचुअल फंड का नहीं पता होता, एफडी का नहीं पता होता, रेकरिंग डिपॉजिट क्या होते हैं, या डिफरेंट सेविंग टैक्स स्कीम्स क्या होती हैं, इनकम टैक्स की बेसिकली परिभाषा क्या होती है, पैन कार्ड भी नहीं कई बार मालूम होता। आजकल के यंग लोगों को मालूम है, लेकिन जो मेरी जनरेशन के लोग हैं उनको पहले ही पता नहीं होता था। तो
उस दौरान यानी हुआ क्या, एक पर्सन की ऐसी लाइफ में स्टेज आ गई जिसके अंदर उसने कमाई करनी शुरू कर दी, लेकिन उसको जानकारी नहीं है कि पैसे को हैंडल कैसे करना है, कितनी सेविंग करनी है। तो फर्स्ट उसकी रिलायबिलिटी होती है घर के जो हमारे संस्कार होते हैं। कुछ फैमिलीज के अंदर पैसे पे बातें की जाती हैं और कुछ फैमिली में बिल्कुल भी बात नहीं की जाती। तो हर एक पर्सन ने बेसिकली 5% इंडिया में लोग ऐसे होंगे जो बेसिकली जब आपकी नौकरी या जब आपका पैसा कमाने का टाइम आया, उस टाइम के ऊपर आप अपनी जितनी भी आपके पास थोड़ी बहुत या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन है, उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। या हम कह रहे हैं, अब जो सपोज कर लो किसी ने 20 या सपोज कर लो 22 या 25 साल की उम्र में जॉब या काम शुरू किया और वो 80 साल तक जिंदा रहा, तो ये एक टाइम उसने पढ़ाई को कैरियर चूज किया। आजकल के लोग बच्चे मतलब बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमारे टाइम में इतनी गाइडेंस नहीं होती थी। जो पुराने मोहल्ले में चाचा मामा ताया है, आसपास के लोग हैं, या घर में किसी बच्चे ने बड़ा अच्छा कर दिया तो उसी को कॉपी करते थे। या मैं 1990 की बात करता हूँ तो वहाँ पे यही होता था कि भाई इंजीनियरिंग करो और नौकरी लग जाएगी, या डॉक्टर बन जाओ। यही दो मेन फील्ड होते थे। बीए को उस जमाने में इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। तो यानी क्या हुआ कि भी जो हमने 20 22 25 साल हमने पढ़ाई की या नौकरी से पहले का जो टाइम लगाया, बिजनेस से पहले का टाइम लगाया, उसके अंदर हमने इस चीज़ का ज्ञान नहीं लिया कि हमने यहाँ से लेके 22 या 25 साल की उम्र को अगर हम लगाएंगे, यहाँ से लेके 80 साल का टाइम निकालना कैसे है। राइट। इसका एक छोटा सा रेलेवेंट एग्जांपल लेता हूँ। जब किसी पर्सन की शादी होती है, मैक्सिमम लोगों को फैमिलीज के अंदर मैरिज की बात को कोई करता नहीं है। मैरिज एक ऐसा टॉपिक है, या पर्सन बोलेगा मैं करूंगा या नहीं करूंगा या नहीं करूंगा। तो इस दोनों केस के अंदर होता क्या है कि मैक्सिमम लोग जब शादी के लिए सोच रहे हैं या सपोज बोले शादी कर रहे हैं, तो जब उस शादी होगी उसके पहला 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के अंदर जो उसका एक ट्रांजिशन होता है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, इंडिया या बाहर के लोगों, शादी तो एक ही जैसी होती है। तो ये जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, इसके अंदर हमारी पर्सनैलिटी के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, जो फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ की एक्सपेक्टेशन है, उस टाइम पे माँ बाप के जो खासकर लाइफ के अंदर एक सास और बहू का एक कहानी स्टार्ट हो जाती है, दोस्तों के साथ एक गैप आना स्टार्ट हो जाता है। इस चीज़ को अगर मैं एक लगाऊं कि ये एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है मैरिज का, तो इसका तो कोई मैनुअल है नहीं है कहीं, कोई इसके बारे में गाइडेंस नहीं है, कोई इसके बारे में स्किल सेट नहीं दिया जाता। तो फैमिली के अंदर माँ का खाना अलग महसूस हो रहा है, वाइफ का खाना अलग आ रहा है, माँ की एक्सपेक्टेशन अलग है, पिताजी की एक्सपेक्टेशन अलग है, भाई बहनों की एक्सपेक्टेशन अलग है, नई नई शादी हुई है उनकी और उनके परिवार की एक्सपेक्टेशन है। तो आप ये ध्यान से देखिए चलिए, जैसे हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की या फाइनेंशियल मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वहाँ पे हिट एंड ट्रायल्स चलते हैं। तो मेरे को लगता है इंडिया में क्या वर्ल्ड में 99.9% लोग शादी हिट एंड ट्रायल पे चलते हैं, और धीरे 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 करके उसके अंदर फिर लोग 10-20 साल के बाद आपस में शेयर करते हैं। तो दे नो, आंखों आंखों में इशारे से पता लग जाता है कि भाई ये शादीशुदा बंदा है, यू नो। तो क्या होता है कि भी अब एक लाइफ के अंदर जो मैरिज है वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो क्या उसके लिए एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, यू नो, हाउ टू हैंडल मैरिज, हाउ टू हैंडल रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी के अंदर ये एक टॉपिक आता है कि सोसाइटी के अंदर कैसे बिहेव करना है मैरिज के बाद, तो उस चीज़ की एक नॉलेज है, क्या उसको कहीं सिखाया जाता है। सेम उसी तरीके से आप अगर रिलेट कर पाएंगे, तो जो हमारे को फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई नॉलेज होती नहीं किसी भी पर्सन को। मैं अपनी लाइफ में बताता हूँ, मेरी 32-33 की एज तक मेरी लाइफ में कोई LIC के पर्सन ने मुझे अप्रोच नहीं किया, तो मुझे इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मुझे कोई पर्सन MLM यानी जो MBA टाइप के पर्सन होते हैं, नॉर्मली हर एक जगह पे होते हैं, ठीक है, मैं उनका ये नहीं बोलता अच्छा बुरा, वो भी बढ़िया लोग होते हैं, मुझे कभी किसी पर्सन ने अप्रोच नहीं किया। तो एज एन इंजीनियर जब मैं एकदम से लाइफ इंश्योरेंस फील्ड के साथ इन टच हुआ, तो मेरे को एक एक्साइटमेंट हुई। तो मैं अपने फील्ड से निकल के मेरे को इतना ज़्यादा ये महसूस हुआ कि भी मुझे बिल्कुल भी फाइनेंशियल मार्केट की, फाइनेंशियल प्लानिंग की, म्यूचुअल फंड, FD, इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती थी। मतलब आई लॉस्ट माई फादर वेरी अर्ली, तो हमें कोई सिखाने वाला भी नहीं था। तो इस एस्पेक्ट से मैं अपने ऊपर ये अप्लाई करता हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को एग्री करें कि जब कोई पर्सन नौकरी या बिजनेस वगैरह स्टार्ट करता है, तो उसको इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि पैसे को हैंडल कैसे करना है। तो क्या इसकी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में? मैं तो इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ। हमें पैसे को हैंडल करना
आना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग बाद का वर्ड है। सबसे पहले हमें कैश फ्लो मैनेजमेंट सीखनी है कि जो पैसा होता है उसकी बजटिंग कैसे की जाती है, राइट। तो जो जिस चीज़ के ऊपर मैं यहाँ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ वही है कि सबसे पहले आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, वेरियस कैश फ्लो स्ट्रीम्स क्या होती हैं, ठीक है। तो और हमें फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट करने होते हैं। फॉरगेट अबाउट कहाँ पे पैसा वैसा लगाना है, सब बात की चीज़ है, उनको छोड़ दो। हमें सबसे पहले गोल सेटिंग करनी होती है, अपने आप को अवेयर करना है कि ये फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं और मेरे परिवार के लिए, किसी के माँ बाप हैं किसी के नहीं है, किसी के माँ बाप ने उनको फ्लैट प्लॉट वगैरह गिफ्ट में दे दिया, किसी के ऊपर बहन की शादी का लोड है। तो हर एक पर्सन की जिम्मेवारी अलग होती है और हर एक पर्सन की इनकम अलग होती है। हर एक पर्सन का जो बिजनेस या जिस स्ट्रीम में वो काम कर रहा है, कोई डॉक्टर इंजीनियर है, कोई पर्सन बार्बर है, किसी का सैलून है, कोई टेलर है, किसी की सब्जी की दुकान है, हर एक पर्सन की इनकम अलग है। हर एक पर्सन का उस इनकम के हिसाब से जिन लोगों के अंदर वो बैठ रहा है उन लोगों का एक्सपोजर अलग अलग है, ठीक है। अगर सपोज कर लो, मैं, डोंट टेक मी रॉन्ग, अगर कोई पर्सन ऑटो चला रहे हैं तो नेचुरली उनके फील्ड में वही लोग होंगे, तो उनमें ज़्यादातर लोगों की इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। लेकिन उनका मैक्सिमम लोगों का, क्योंकि 2 नंबर का पैसा होता है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे होते, तो उस पैसे को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। कुछ लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के अंदर 5% लोग होते हैं वो पैदाइशी स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, उनको कोई पहने की जरूरत नहीं, वो उनकी चिप वो लगी हुई है, उनको ऑलरेडी मालूम है क्या करना है। बाकी जो 95% लोग हैं उनमें से 20% लोग ऐसे इकोसिस्टम से आते हैं। इकोसिस्टम का मतलब परिवार से ऐसी गाइडेंस होती है, उनका माहौल ऐसा होता है जिनको उनको मालूम होता है कि क्या करना है, या उनको ये मालूम होता है कि क्या नहीं करना है, राइट। तो बाकी बचे 75% लोग दुनिया में के अंदर। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करिए, इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। थोड़ा सा मैं इस चीज के ऊपर एम्फेसिस दे रहा हूँ, हमें इंपॉर्टेंस अंडरस्टैंड करनी है। अगर आप पिछले 15-20 साल के अंदर इंडिया के अंदर, खैर ऐसी मूवीज नहीं बनी, अगर आप फॉरेन कंट्रीज की मूवीज देखो, खासकर हॉलीवुड की, उसके अंदर बहुत सारी मूवीज ऐसी होती हैं कि जो सोल्जर्स हैं जब वो ईरान, इराक या अफगानिस्तान वगैरह में उन्होंने अपनी ये ना जानलेवा इतना बड़ा काम करके वो जब वापस आके रिटायर होते हैं तो दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट इन द सोसाइटी, क्योंकि वो गैप हो चुका है। वो उनको गोली चलानी या लड़ना उस चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज है, वो महारत है उसके अंदर, वो एक्सपर्ट है उसके अंदर। लेकिन दुनिया के साथ कैसे, वो पीटीएसडी स्ट्रेस के अंदर होते हैं, ट्रॉमा के अंदर उनके सामने किसी पर्सन की डेथ हुई है, तो एक जो फौजी इंसान है, आर्मी का पर्सन है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है जब वो जाके सोसाइटी में फिट होता है, बहुत टफ है। आई नो फ्यू पीपल बड़ी स्ट्रगल कर करके लाइफ में सेट हुए हैं, कई लोग अभी तक कोप अप नहीं कर पाए। तो होता क्या है कि ज़्यादातर इंडिया में फाइनेंशियल प्लानिंग किसको बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो और कुछ पॉलिसी ले लो, दैट्स इट, होगी प्लानिंग। तो क्या यही प्लानिंग है? ये वो पार्ट होता है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग के 4 फेज होते हैं। सबसे पहले हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, नंबर 1 एस्पेक्ट होता है अवेयरनेस। हमें पता तो हो कि ये भला होती क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, कैश फ्लो क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मुझे उसके बाद एक चीज़ को, टर्म को सीखना, इन्फ्लेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हमने टर्मिनोलॉजी के ऊपर आना, हमने जागरूक होना है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग भला क्या है। उसके साथ ही जो पहले पॉइंट के अंदर है, इसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करना है। मैंने 24-25 साल की उम्र में सपोज कर लो काम धंधा स्टार्ट किया और 80 साल तक मैं जिंदा रहा, तो मेरी लाइफ के जो 55 साल है उसके अंदर जो मैं पैसा कमा रहा हूँ और स्पेंड कर रहा हूँ, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें उसका, ये हमें रूल्स ऑफ द गेम पता होनी चाहिए। अगर वो रूल्स ऑफ गेम पता नहीं है तो किसी के तुक्के से लाइफ में सक्सेस होगी, मैक्सिमम लोगों को फेलियर्स होते हैं, राइट। फिर वो कुछ सालों के बाद ब्लेम करते हैं, मेरे अंकल ने मुझे ये बता दिया तो मैंने ये काम कर लिया, फिर हम ब्लेम गेम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, और दूसरी उसकी इंपॉर्टेंस को, ये दोनों पैरेलल है, राइट। हमें पता होना चाहिए कि भी नींद क्यों जरूरी है लाइफ में, और नींद सही टाइम पे सोने का तरीका पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, और उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका पता होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है कि आपको अवेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, और दूसरा उसी के साथ जो पार्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट। सेकंड इसके बाद पार्ट होता है इसके अंदर मैक्रो लेवल के ऊपर, जिसको बोलते हैं हम कि हमने पैसे को जोड़ना है, सेविंग्स करनी है, ठीक है। तीसरा जो पार्ट आएगा वो आएगा इन्वेस्टमेंट का। मैं
पहला पार्ट हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, दूसरा सेविंग हो गया, तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट। मेरी अपनी समझ है, हो सकता है कोई, मैं यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को इंटरनेट, देखो होता क्या है कि किसी पर्सन को सपोज कर लो कि भी नई नई नौकरी लगी, एग्जांपल लेते हैं, उसको 50-60 हज़ार रुपए की सैलरी आ गई। अब वो एकदम से, जब वो नौकरी लग रही है, एकदम से उसका एचआर वाले पर्सन बोल देते हैं कि भाई इनकम टैक्स के अपने डॉक्यूमेंट दे दो, नहीं तो तुम्हारा टीडीएस कट जाएगा। अब उसको ये नहीं पता टीडीएस क्या होता है, उसको ये नहीं पता ज़्यादातर केस में इनकम टैक्स की रिटर्न क्या होती है। तो होता क्या है, नवंबर दिसंबर के अंदर जब एचआर डिपार्टमेंट एक आईटी वाले को मेल करता है कि भैया इन्वेस्टमेंट करती है, तो जो वो अपने आसपास के लोगों से पूछता है, भाई साहब बताओ क्या करना है, दोस्त मेरे ये ऐसे करके मेल आई है, वो कहता है मैंने तो ऐसा किया, तो वो कॉपी कैट करता है। पहली बात उसको ये नहीं पता, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इनकम टैक्स क्या होता है। तो मैं बिना तैयारी के नौकरी के अंदर आ गया हूँ और एकदम से बाउंसर आ गया 10 दिनों की, यार 15 जनवरी तक या 31 दिसंबर तक या 31 जनवरी तक मेरे को जो भी टैक्स सेविंग्स है उसके इंस्ट्रूमेंट्स देने हैं। तो बहुत साल पहले तो ऐसा ही होता था। तो उसके अंदर क्या होता था, जहां से जितना समझ आया, क्योंकि मैंने कुछ से पढ़ाई नहीं की, तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, आसपास के लोगों से सलाह लेते हैं। अब हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, तो हर एक की जिम्मेवारी अलग है। तो अगले ने जो किया, ज्यादातर मैं जो आसपास के 2-3 दोस्त होते हैं उनसे सलाह लेके, जो जॉब कर रहे थे उनके सलाह लेके वही स्टेप ले लेते हैं। अब जब मैंने वहां पे 30, 40, 50 हज़ार या लाख रुपए लगा दिया टैक्स बचाने के चक्कर में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, मेरा गोल क्लियर नहीं था और मुझे यही नहीं मालूम था उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना था। तो जो मेरी ये स्टेप मैंने आज इम्प्लीमेंट किए हैं, चाहे मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, टर्म प्लान लिया, म्यूचुअल फंड लिया, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, ये 4-5 चीजें जो भी हैं वो मैंने की। ठीक है, वो जो मेरा गोल मेरे को मालूम ही नहीं था और मेरे को गोल की अवेयरनेस नहीं थी, मेरे को गोल की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, मेरा गोल ही नहीं था। तो ये जो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स बाय किए हैं, जो ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, तो क्या ये मेरे फाइनेंशियल गोल से अलाइंड है या नहीं है? ठीक है, तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग की नॉलेज ही नहीं थी। फिर मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग की बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही नहीं पता थी, क्योंकि मेरे मालूम नहीं था होता क्या है, मेरे को टर्मिनोलॉजी नहीं पता थी। तो अब मेरे पहले नौकरी के पहले साल से स्टेप्स ऐसे एग्जीक्यूट होने शुरू हो गए जिससे हमारी मिस्टेक्स पाइल अप हो जाती है। ठीक है, तो कई लोग होते हैं, फिर बाद में कुछ सालों के बाद लोगों को पता लगता है कि ये पॉलिसी मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, या मैंने गलत ले लिया, या मैंने गलत तरीके से लिया। तो ऐसे बैड स्टेप स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होती है, क्या होती है, इसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। हमने ये हमारा टॉपिक है हैप्पीनेस पॉसिबल बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं यहाँ पे अगले कुछ मिनट सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आपको सजेशन देने की कोशिश करूँगा। आप उसको, मैं, ये कोई एडवाइस नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो कंडीशन अप्लाई उसके हिसाब से, अब सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से आपको बता रहा हूँ। देखो मैक्सिमम लोग, मैंने आज से कुछ साल पहले किसी पर्सन से बात की थी, हमारे क्लाइंट थे, तो उन्होंने हमें हायर किया और दिस गाय वाज अर्निंग 14,000 रुपीज अ मंथ। 14,000 रुपये की उसकी पहली या दूसरी नौकरी थी। 26 साल का भाई साहब थे कोलकाता से। तो उसमें से वो कुछ हज़ार रुपये म्यूचुअल फंड के अंदर स्पेंड कर रहे थे। तो मैंने पूछा, भाई साहब आप म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? तो बोला, जी मैंने कहीं पे वीडियो देखा था, इस हिसाब से किया। मैंने, चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे कर रहे हो। अब उन्होंने जो वो अप्लाई किए थे वो ELSS में किए थे, यानी टैक्स सेविंग के अंदर, यानी जो उन्होंने पैसा डाला वो 3 साल के लिए लॉक हो गया। जितनी किस्त जाती है SIP की वो लॉक हो जाएगी। तो हमारी छोटी सी, क्योंकि मेरी आदत है जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस के अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो वहाँ पे इसी चीज़ की डिस्कशन होती है। हम हेल्थ की बात करते हैं, घर की बातें करते हैं, इधर उधर की पैसे की बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लानिंग के अंदर पैसे का पार्ट, कैश फ्लो की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उनसे सिंपल से एक बात की कि वो जो 2-4 हज़ार रुपये का आपने जो सिप लगाया हुआ है, क्या, जस्ट मैं आपको एक अल्टरनेट प्लान बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि वो 3-4 हज़ार रुपये के अंदर 1,000 रुपये और डालो, 4-5 हज़ार रुपये आप, अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है तो 4-5 हज़ार रुपये लगा के आप कोई एजुकेशन ले लो, कोई प्रैक्टिकल कोर्स कर लो, जिस चीज़ का आपको शौक है। अगर आपको लगता है कि आपको बाल बनाने अच्छे लगते हैं तो कोई सैलून की ट्रेनिंग ले लो। अगर आपको लगता है IT के अंदर नॉलेज है तो IT की नॉलेज ले लो, राइट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मैंने उससे पूछा, साल के आपने 50-60 हज़ार रुपये म्यूचुअल फंड में डाल दिए जो आपको 3 साल के बाद मिलेगा। एक तो इमरजेंसी पड़ गई तो पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट ELSS की थी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है 50-60 हज़ार रुपये लगा के कोई ऐसी अपने अंदर स्किल एनहांसमेंट करो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो?
बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, मतलब अलग अलग टाइप के जो शेयर्स वगैरह होते हैं उनमें लगा के, उनमें पैसा लगा के उनकी ग्रोथ में से कुछ पैसा कमाने के बजाय, इज इट पॉसिबल 60,000 रुपये आपने लगाए और यानी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की और आपने क्या किया, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, आपने किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट के बजाय अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, 50,000 रुपये आपके साल पे लगा के, मोस्ट लाइकली ऐसा पॉसिबल है कि 14,000 रुपये की इनकम उसकी 1 साल या 2 साल के अंदर भी 20,000 आराम से टच हो जाएगी। तो मैंने 50,000 रुपये लगाया और अगर मेरी 14,000 से 20,000 रुपये की इनकम होगी तो मैंने 6,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए। तो 6,000 रुपये पर महीने कमाए तो साल में मैंने 72,000 रुपये कमाए, यानी मैंने 60,000 रुपये लगा के अगले साल मुझे 100% से ज़्यादा रिटर्न मिल गई और मेरी वो कंपाउंडिंग है, जिंदगी भर मिलेगी। तो उसके बाद वो जो मैंने एक्स्ट्रा पैसे कमाए और पुराना पैसे कमा के, क्या मैं अगले साल लाख रुपए और लगा के अपने ऊपर इन्वेस्ट करके, क्या मैं अपनी 20,000 की इनकम को 25,000 या 30,000 कर सकता हूँ? वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, तो जहां पर मेरा ऐसा मानना है, ज़्यादातर हम लोग भी और पुराने टाइम में बहुत सारे लोग भी और आज भी जो लोग गलती करते हैं वो इन्वेस्टमेंट, यानी हम पैसा लगा के अमीर, पैसा लगा के आप कभी अमीर नहीं हो सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकते हैं जिसकी किस्मत अच्छी है, पुराने स्टॉक लिए थे वो करके, जो एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से मुझे लगता है, मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करता, मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता भी नहीं, मेरी अपनी थिंकिंग है। मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले टाइम में लगा भी लूँ, बट मुझे लगता है कि भी मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं है और मैं किसी को अभी हायर करना भी नहीं चाहता कि जो मेरे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट्स करे। मुझे क्या लगता है कि भी जब किसी पर्सन की एक इनकम एक पर्टिकुलर लेवल तक नहीं पहुंच जाती, उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला इम्पॉर्टेंट रूल होना चाहिए कि हम पहले अपनी इनकम बढ़ाएं, उसके बाद सेविंग्स करें, फिर इन्वेस्टमेंट करें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमें किस चीज़ को हासिल करना है फाइनेंशियल प्लानिंग के, मुझे ऐसा लगता है वो हमें करना है सेविंग्स को। घर में कभी इमरजेंसी होगी, कल को भगवान ना करे ईरान इजराइल की लड़ाई होगी, इंडिया चाइना की लड़ाई होगी, तो एकदम मार्केट के ऊपर रिसेशन आएगा। अगर आप पिछले 5 दिन के अंदर देखोगे तो स्टॉक मार्केट की बुरी हालत है, जैसी कोई न्यूज़ आती है मार्केट गिर जाती है, तो लोगों का करोड़ों रुपए का जो इधर उधर पैसे बचे। गोल्ड पिछले 2 साल के अंदर देखो 40-45 हज़ार से 75,000 पे पहुंच गया और अभी लाख पे भी जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी स्पेकुलेशन, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि उसने स्पीड पकड़ी है। अगले 5-10 साल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा, आईटी इंडस्ट्री के लिए तो बुरी हालत है इस टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे जो ग्राउंड लेवल पे फीडबैक आती है, और मैं यहाँ पे कोई र्यूमर नहीं फैला रहा हूँ, जो मुझे लगता है वो मैंने आपसे शेयर किया, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उनसे डिस्कशन होती है, खुद बोलते हैं वो कि थोड़ी मार्केट के अंदर इंक्रीमेंट्स वगैरह इन चीज़ों के ऊपर असर होने लगे हैं। तो सपोज कर लो अगले 2-3 साल के अंदर एक रिसेशन की सिचुएशन आ जाती है, तो एकदम से किसी पर्सन की नौकरी चल गई, तो इन्वेस्टमेंट ने काम आना है या सेविंग में आना है? क्योंकि जब मार्केट में रिसेशन आता है ना, जब पैसे की जरूरत होती है, उसी टाइम पे जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट्स होती है उनकी वैल्यूएशन भी डाउन हो जाती है, राइट। तो मेरी ऐसी माननी, हमने ऐसा बहुत सारे लोगों से सीखा भी है कि भी सबसे पहले हमने अपनी कमाई करनी है, कमाई के साधन बढ़ाने हैं, और उसके बाद जाके हमने एक अपना कॉर्पस बनाना चाहिए। 6 महीने या 1 साल के आपके जितने भी घर के खर्चे हैं, यानी बाय लाइफ में कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसके हम कोई ऐसी स्थिति आ जाए, रिसेशन हो जाए, नौकरी चले जाए, बिजनेस डाउन हो जाए, तो हम लोगों के पास घर में चलाने के लिए सेविंग होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी फंड। तो कॉन्टीजेंसी फंड आपको इन्वेस्ट करना है एज अ गोल्ड में कर लो, एफडी में कर लो, जो आपको समझ आती है वहाँ पे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले लाइफ में हमें, जो मुझे लगता है वो हमें फोकस करना चाहिए सेविंग्स के ऊपर। इनकम बढ़ाइए, सेविंग करिए, इनकम बढ़ाइए, सेविंग करिए। जब आपके पास नेक्स्ट स्टेज आती है फाइनेंशियल प्लानिंग की, जब आपके पास एक ऐसी स्टेज आ गई कि आप धीरे धीरे करके एक आपने अपनी इनकम बढ़ाई, धीरे धीरे इनकम बढ़ा रहे हो, एक्सपेंसेस भी थोड़े थोड़े बढ़ते हैं, और एक ऐसा टाइम में आपका कॉन्टीजेंसी फंड भी बन गया, उसके बाद आपके पास सरप्लस पैसा आ गया। जब ये सरप्लस पैसा आ गया, अब आज उस परिस्थिति में हो कि आपके पास ये सरप्लस पैसा, मतलब क्या हुआ, ये अभी इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो गया है, राइट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो गया है, तो जहां पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी क्या मुझे नॉलेज है, प्लॉट में कर दी, गोल्ड में कर दी, एफडी कर दी, या कि लाइफ इंश्योरेंस में कर दी, या कि म्यूचुअल फंड में कर दी, ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये जितने जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये किस
पर्टिकुलर वे में काम करते हैं और किस वे में इनके पॉजिटिव और नेगेटिव है। जैसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट टू द शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क एंड इसी टाइप से कुछ बोलते हैं। तो हम लोगों को जब किसी चीज के अंदर रिस्क का एलिमेंट एंटर हो रहा है तो सेविंग तो चलो हम शांति से बैठे, तो ये जो सरप्लस पैसा है इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है वही लोग मार्केट के अंदर पैसा कमाते हैं, मेजॉरिटी जो लोग लॉन्ग टर्म तक कहीं भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। 20 साल तक प्लॉट पड़ा है, 20 साल तक गोल्ड पड़ा है, 20 साल तक आपने कोई स्टॉक्स लिए हुए हैं, उन्हीं से पैसा आप कमाओगे। तो वो जो सरप्लस पैसा है क्या मुझे 1 साल 2-3 साल 5 साल 10 साल में चाहिए? तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो कैश फ्लो के हिसाब से प्लान करना होता है कि अगर मुझे चाहिए, मेरे लॉन्ग टर्म के टारगेट्स क्या है, रिटायरमेंट का टारगेट क्या है, बच्चे हैं, शादी है, हनीमून है, इन टाइप के खर्चे जो आएंगे, बच्चों के स्कूल के खर्चे, अलग अलग लाइबिलिटीज है, ये फिर एक फाइनेंशियल प्लानर का एक डोमेन आ जाता है। खुद भी कर सकते हो, किसी की आप गाइडेंस लेके फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवा सकते हो। लेकिन ये सारी स्टेज तब आती है जब हमारे पास सरप्लस पैसा आ गया, यानी हर एक महीने इतना पैसा आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है इस पैसे का करें क्या। जब वो स्टेज आएगी तब मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज क्या होता है, मेरा ऐसा मानना, हो सकता है बहुत सारे लोग इस पॉइंट से एग्री ना करें, आई एम ओके विद इट, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। अगर किसी तरीके की मेरी गलती हो तो मैं उसको एक्सेप्ट भी करूंगा, बट हम ग्राउंड लेवल से लोगों से डील करते हैं इतने साल से, 25-30 साल का तो मेरा ही मार्केट का एक्सपीरियंस हो गया। तो मुझे ऐसा मानना है कि चीज़ों को सिंपल रखने के लिए अगर आज आपका इंटरेस्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो सबसे पहले ये चीज़ के अंदर रूल बनाइए कि हमने अच्छा करे ना करे, गलत नहीं करना। ठीक है? तो देखो लाइफ के अंदर ना, जैसे हमारा ये टॉपिक होता है हैप्पीनेस पॉसिबल, तो इसके अंदर मेरा बेसिक फोकस क्या है, हमारे लाइफ के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं। फाइनेंशियल फैक्टर है, हमारे पास कोई फिजिकल बीमारी हो सकती है, किसी की आंख नहीं है, सोच के देखो 10 मिनट तक अपनी आंखें बंद करके देखो तो आपको पता लगेगा कि भगवान ने हमने कितनी बड़ी कृपा की है कि हमारे पास आंखें हैं। किसी के पास हाथ है, किसी के ऊपर हाथ नहीं है, किसी के पास पाँव नहीं है, डिसेबल है लोग। किसी को ऐसी बीमारी है कि वो कल को जाने वाला, उसको 4-5 साल में टर्मिनल इलनेस है। ठीक है? उसके दुख को आप अंडरस्टैंड करके देखो, उसकी देखो जिसकी तकलीफ है ना उसी को मालूम है, हम उसको जज नहीं कर सकते। इसका रिलेशनशिप का लॉस है। ठीक है? किसी की देखो लाइफ के अंदर जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते थे, एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना एक बहुत पुराना टॉपिक होता था, एक मेरा वीडियो भी है पुराना, 4-5 साल पहले बनाया था, हॉरोस्कोप मैचिंग की कुंडली मैच करने के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है। देखो जो कुंडली मैच की जाती थी, सॉरी अपने टॉपिक से निकले लेकिन इसकी रेलेवेंस आएगी वहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग से। तो जब हम कुंडली की मैचिंग करते हैं तो यहाँ पे 2 लोगों की आपस में कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। गुण का जो मिलाप होता है, तो कहते हैं 18 गुण मिल गए, 36 गुण मिल गए, ये मिल गया, वो मिल गया। वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि आपने 2 चीजों को मैच किया है कि नंबर है। बेसिकली 2 लोग जब एक रिलेशनशिप में जाते हैं तो ये एक टीम वर्क होता है। जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, बट उनके दोनों के जो विचार हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। ठीक है? तो ये जो मैं बात करता था कि भाई मैरिज कैसे करनी है, उसके बाद क्या क्या करना है, लोगों को मालूम नहीं होता। तो मैरिज के लिए जब आप एक पर्सन के साथ, फिर एक पॉइंट ले लेते हैं, जिस पर्सन के साथ आपकी 25 साल 30 साल की उम्र में शादी होगी, जब तक जिंदा रहे आप दोनों ने साथ रहना है। तो जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग सारी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, मैरिज के बाद कैसी जिंदगी जीनी है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसी तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ का जो सबसे बड़ा जो डिसीजन है वो आपका मैरिज पार्टनर है। तो मैरिज पार्टनर कैसे सिलेक्ट करना है, इसके अंदर भी तो सीखना चाहिए ना, अगेन स्किल एक्वायर करनी है। ठीक है? तो वो जो हॉरोस्कोप मैचिंग वाला मेरा वीडियो है, शायद आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर हम इसी चीज के ऊपर बात करते थे कि जो आज की डेट में जो हॉरोस्कोप या कुंडलियों का मिलान करना, उसको करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर स्किल सेट नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पिरिचुअल गोल क्या है। ये दोनों जो, अगर इनकी कुंडलियां अच्छी हैं उनको क्रॉस चेक करके, ये जो 2 लोग आपस में मिल रहे हैं, जैसे हम कहते हैं 7-7 जन्म का रिश्ता होता है, ये दोनों लोगों ने आपस में एक दूसरे को स्पिरिचुअली कैसे हेल्प करनी है। अगर वो इनकम्पैटिबल है, जितना मर्जी भाई साहब पैसा कमा लो, जितनी मर्जी प्रॉपर्टियां जोड़ लो, अगर मियाँ बीवी की आपस में नहीं मिलती, एक दूसरे के संपर्क में आके आप खुश नहीं हो, तो सारी जिंदगी आपकी कितने फंडामेंटली ही सिस्टम खराब हो गया। राइट? तो ये एक ऐसी चीज होती है जिससे हमें सीख लेनी है
कि एजुकेशन सिर्फ जो स्कूल कॉलेज की एजुकेशन है वही इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से कुछ आपको इसकी इम्पोर्टेंस शेयर करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दे सकते हैं। जहां मैं गलत हूँ आप मुझे बताइए, मैं अपने अंदर वो चेंज लेके आऊँगा। आई एम टोटली ओपन फॉर इट, ठीक है। अब बट क्या होता है कि भी जो स्किल सेट होता है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाती है एक्सपीरियंस। मैं हर रोज 10 नए लोगों से बात करता हूँ, हजारों क्लाइंट्स पुराने हैं। मैं 50 साल का होने वाला हूँ अगले साल। तो इस समय दौरान कितने लोगों से इंटरेक्शन हुई है, और इतने सालों से अपना काम करें, तो जब अपना काम होता है, ठीक है, तो आप लोगों से सीखने की जो टेंडेंसी अलग होती है। नौकरी के अंदर आप अलग तरीके से देखते हो। लाइफ में आज मुझे याद नहीं होता कि कल कौन सा दिन है, मंडे का लाइफ में कोई प्रेशर नहीं है, भगवान की दया है, ठीक है। खुद मैंने, मेरे परिवार ने, वाइफ ने, परिवार ने, हम लोगों ने रिस्क लिए, सेक्रीफाइस किए, कॉम्प्रोमाइज किया लाइफ में, तब इस स्टेज के ऊपर पहुंचे, ठीक है। तो इस दौरान बहुत सारी चीजें देखी हैं। ऐसा भी टाइम देखे लाइफ में जब जेब में बिल्कुल पैसा नहीं था, ठीक है, एंड देयर आर थाउजेंड ऑफ लायबिलिटीज। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर इस चीज सबसे पहले हमने इस चीज के ऊपर आना है कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस को नमस्कार करना है कि भाई ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको इग्नोर नहीं करना, तुक्काबाजी नहीं करनी कि तुक्के लगा लगा के कर ले। ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, 50 जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर इतनी सारी इंफॉर्मेशन दीजिए। देखो, जो हमारे मुकद्दर में पैसा होता है ना, अगले टॉपिक में ये बात करेंगे, भाग्य, फ्री विल और डेस्टिनी के अंदर क्या लड़ाई होती है। फ्री विल यानी मेरे हाथ में जो पुरुषार्थ है उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। तो क्या भाग्य ही कुछ सब कुछ है? किस्मत है, क्या हम किस्मत को बदल नहीं सकते? राइट। तो अगर हम किस्मत को बदल नहीं सकते तो काम धंधा करने की क्या जरूरत है? ये सबसे बड़े लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं लोगों को क्लियर कि भी फ्री विल और हमारी चॉइस के अंदर डिफरेंस क्या है, राइट। भाग्य क्या होता है, किस्मत क्या होती है? तो कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी हम नेक्स्ट करेंगे। और आप लोग थोड़ा सा इस टाइप से कमेंट्स के अंदर ये आप अपनी तरफ से ये मुझे तीन चार तरह की फीडबैक चाहिए होगी। क्या हम फटाफट लाइव सेशंस करें, और अगर लाइव सेशन करने हैं तो कौन से दिन आपकी तरफ से कंफर्टेबल है, उस दिन हम लोग आपस में बातचीत करें, ओपनली डिस्कशन करेंगे। मल्टीपल टॉपिक्स पे करनी अलग अलग है। जो आने वाले दिनों में हम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, दैट विल बी फाइनेंशियल प्लानिंग, हेल्थ, जंक फूड, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ठीक है, योगा, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, करियर, इंश्योरेंस, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। कोई ज्ञानवान की बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर करिए, भगवान की दया से आई एम अ वेरी वेल रेड पर्सन। हर एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स, एनीथिंग, यू टॉक अबाउट एनीथिंग। टीनेज की प्रॉब्लम है, ब्रेकअप का इशू है, करियर का इशू है, मियाँ बीवी का, सास ससुर, इन चीज़ों के लिए स्किल सेट एक्वायर करना होता है। तो आई एम नॉट सेइंग आई एम एन एक्सपर्ट, आपस में बात करेंगे एक परिवार की तरह, अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट्स के अंदर अपनी सजेशन दीजिए, ठीक है। जहाँ मेरी गलती हुई पॉइंट आउट करिए, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ऐसा जो ये चैनल है ये बड़े सालों से पेंडिंग था, क्योंकि आई एम नियरिंग माय रिटायरमेंट। तो मैं अब उससे पहले पहले इसको इस फाइनेंशियल ईयर में एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। कोशिश करेंगे इस चैनल के ऊपर जैसा आप लोग सजेस्ट करेंगे वैसे वैसे हम वीडियोस टॉपिक के ऊपर ले आएंगे। अलग अलग तरीके से आप सजेशन दीजिए, उसी के हिसाब से हम आई एम वेरी मच ओपन टू इट। कोशिश करेंगे हर रोज एक ना एक वीडियो किसी ना किसी टॉपिक पे हम डालते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि इससे आपको 1-2% भी कोई हेल्प हुई है, आपको लगता है किसी और पर्सन को हेल्प हो सकती है, तो आप काइंडली इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको क्लिक करेंगे तो हमारा कभी भी कोई लाइव सेशन है, कभी मूड आया तो मैं लाइव सेशन कर सकता हूँ, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। जो लाइव वीडियोस आ रहे हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली, राइट। नए नए वीडियोस आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये काम कर लीजिए। और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा, आपको लगता है इस नॉलेज को किसी के साथ शेयर करना है, हम लोग थोड़ी कोई ढंग की बात कर रहे हैं, इससे किसी को फ़ायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को आप किसी ना किसी सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब या
अब व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक है, अलग अलग जगह पे जहाँ भी आपका प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप इसको शेयर करिए। मोस्ट वेलकम। हमारी वेबसाइट है, ब्लॉग है बेसिकली, happinesspossible.in। उसके ऊपर धीरे धीरे कई सालों से उसके अंदर आर्टिकल्स नहीं आए, तो अब उसके अंदर भी कुछ आर्टिकल्स स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।